हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपने फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है, तीसरा टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है कूलम्ब्स का नियम। ये नियम तुमने 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन से अभी डिटेल में अभी पढ़ेंगे। कूलम्ब का नियम तुमको पता है कि कूलम्ब का जो नियम होता है वो दो आवेशों के बीच में लगता है, ठीक है। ये जैसे आवेश है Q1, ये आवेश है Q2। इन दोनों आवेश के बीच की दूरी जैसे मान लेते R, तो ये दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगता है उसी बल को कूलम्ब बल बोलते हैं, ठीक है। इसके बीच में जो बल लगता है उसी बल को कूलम्ब बल बोलते हैं। अब ये दोनों जो चार्ज है, ये प्लस हो और ये भी प्लस हो, तो दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल होगा, ठीक है। इसी तरह एक प्लस हो और एक माइनस हो तो दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा, बराबर। तो यहाँ पे क्या है कि Q1 और Q2 इन दोनों के बीच की दूरी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही इन दोनों के बीच में लगने वाला बल कम होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 1/r का स्क्वायर है, 1/r का स्क्वायर है यहाँ पे, सूत्र के अंदर अपने को पता ही है, ठीक है। तो 1/r का स्क्वायर है, तो r जो है वो नीचे है। नीचे होने की वजह से यहाँ पे क्या है कि अपने को सूत्र पता है कि F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो ये R स्क्वायर जो है वो नीचे है, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे R स्क्वायर का मान बढ़ेगा वैसे वैसे F का मान जो है वो क्या होगा, घटेगा। F का मान जो होगा वो घटेगा। इसलिए यहाँ पे दो आवेशों के बीच की जो दूरी है, दो आवेशों के बीच की दूरी जितनी ज़्यादा होगी उतना इसके ऊपर लगने वाला बल जो है वो कम होगा, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। तो पहला जो पॉइंट होगा वो F इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। दूसरा है कि ये चार्ज Q1 और Q2 है। अब मान लो कि ये वाला चार्ज है 1 कूलम्ब, ये भी है 1 कूलम्ब, तो इनके बीच में लगने वाला बल जो होगा वो मान लो 1F है। इसी तरह अब मैंने क्या कर दिया कि ये चार्ज 2 कूलम्ब हो गया, ये भी चार्ज 2 कूलम्ब हो गया, तो ये बल लगने वाला बल जो होगा वो और ज़्यादा हो जाए। कितना होगा, इन दोनों का गुणा जितना होगा उतना होगा, तो 4F हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जैसे कि मान लेते हैं कि अब की बार जो है Q1 का मान 4 कूलम्ब और Q2 का मान 2 कूलम्ब है, तो इसके बीच में लगने वाला बल जो है वो 8 न्यूटन बल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहला जो है वो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर, पहली कंडीशन, मतलब r जैसे जैसे दूर होगा F का मान बढ़ेगा, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि r का मान जितना पास में होगा F का मान उतना ही बढ़ेगा। पहली कंडीशन ये हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन हो जाएगी F समानुपाती Q1 Q2, मतलब दोनों आवेशों का गुणनफल जितना होगा उतना ही F का मान होगा। अब इन दोनों को साथ में लिखते, तो साथ में लिखेंगे तो आ जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये क्या है अपना समानुपाती नियतांक, तो समानुपाती नियतांक हट के यहाँ पे आ जाएगा F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो सूत्र है, ये जो फॉर्मूला है वो कूलम्ब बल का फॉर्मूला है, और यहाँ पे जो K है उसको बोलते हैं कूलम्ब नियतांक, कूलम्ब नियतांक, ठीक है। तो
ये इसके अंदर C दिया हुआ है लेकिन अपने को K लेना है, ठीक है। तो ये अपना जो पहला है वो अपना हो गया कूलाम का नियम। अब इसकी परिभाषा क्या है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल आवेशों के परिमाण का गुणनफल मतलब दोनों आवेशों के गुणनफल का जो परिमाण होता है, योग होता है, समानुपाती होता है, क्योंकि ऊपर है दोनों तो समानुपाती होगा। और दूरी के वर्ग मतलब r का स्क्वायर के व्यतकर्मानुपाती, मतलब नीचे इसलिए व्यतकर्मानुपाती, ऊपर होता तो समानुपाती, तो व्यतकर्मानुपाती होता है। और इसके बाद में वही F समानुपाती K1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और F व्यतकर्मानुपाती 1/r², दोनों को कंबाइन कर दिया तो F इक्वल टू C है, तो अपने को यहाँ पे K मानना है, K Q1 Q2 बाय r²। तो ये आ गया अपना कूलाम का नियम। इसके बाद में आता है विद्युतशीलता, परमिटिविटी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। परमिटिविटी क्या होता है, बहुत तुम 12वीं क्लास पूरी हो जाती है तो भी समझ में नहीं आता कि परमिटिविटी क्या होता है। परमिटिविटी मतलब एक तरह का माध्यम है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। सिंपल सा एग्जाम्पल ये है कि मान लो तुम्हारे पास में दो आवेश है, ये दो आवेश है, ठीक है। ये दोनों आवेश हवा के अंदर है, ठीक है। इसका आवेश का मान है Q1, इसका आवेश का मान है Q2। अब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल, ठीक है, इसके दोनों के बीच में लगने वाला बल कोई भी है मान लो, ठीक है। अब ये हवा में, इसी तरह यही दोनों आवेश जो Q1 और Q2 है, पर अब की बार इन दोनों को किस में रखा, आवेश को पानी के अंदर, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी भी समान है, ठीक है, और दोनों के बीच आवेश भी समान है, दोनों हवा में और पानी में आवेश समान है, दूरी भी समान है, ठीक है। अब इसके ऊपर लगने वाला बल, ठीक है, तो दोनों में, इसमें भी Q1 और Q2 आवेश है, इसमें भी Q1 और Q2 आवेश, दोनों के बीच की दूरी भी समान है। अब इस हवा में लगने वाला बल और पानी में लगने वाला बल, क्या दोनों समान होंगे? नहीं, दोनों समान नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हवा के अंदर जो होते हैं पार्टिकल जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, ठीक है, और दूर दूर होने की वजह से क्या होगा, Q1 और Q2 के बीच में लगने वाले बल का विरोध कम करेंगे, मतलब बल जो है हवा में ज़्यादा लगेगा। लेकिन पानी के अंदर क्या होगा कि Q1 और Q2 के बीच में पानी के जो पार्टिकल है वो बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो क्या करेगा, दोनों के बीच में जो लगने वाला कूलाम बल कम लगेगा, क्योंकि पानी बीच में होगा तो कूलाम बल जो बल लगा रहा होगा उसके बल के परिमाण को वो कम कर देगा, पानी के पार्टिकल। इसलिए अपने क्या बोलेंगे कि हवा में जो कूलाम बल जो है वो ज़्यादा लगेगा और पानी में जो कूलाम बल कम लगेगा। इसी तरह अपने जैसे मान लो किसी को, इन दोनों आवेश को किसी कागज़ के अंदर रख दो या कोई लोहे में रख दो या अल्कोहल में रख दो, हर जगह पे इन दोनों सबका जो परिणामी बल होगा वो अलग अलग होगा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये विद्युतशीलता के कारण होता है, परमिटिविटी के कारण होता है। तो परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी मतलब एक माध्यम है जहाँ पे दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो है वो प्रभावित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम अच्छे से लिखा हुआ है ये इसकी परिभाषा कि किसी माध्यम का वह गुण जिसके कारण दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल को प्रभावित करता है। मतलब तुम दोनों आवेश को कौन से माध्यम में रख रहे हो, तो हर माध्यम में उसके ऊपर लगने वाला बल जो होगा वो अलग होगा। इसी को विद्युतशीलता बोलते हैं। अब विद्युतशीलता जो उसका सिंबल होता है वो ध्यान से देखना, इसका सिंबल होता है ऐसा, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। अब ये जो एप्सिलॉन होता है इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, या इसको के भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। एप्सिलॉन जो है इसको अपने क्या कर सकते हैं, के भी बोल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो है वो तुमको याद रखना है, के मतलब एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है ना। तो ये अपना सूत्र है, ठीक है। माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन ये है माध्यम की विद्युतशीलता, पाई का मान कांस्टेंट होता है 4 और ये के का मान है। के क्या है? तो के तुमको पता ही है, पहले अभी जस्ट अपने ने आगे पढ़ा है। के Q1 F बराबर के Q1 Q2 F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो के है जिसको कूलाम नियतांक बोलते हैं, कूलाम नियतांक, तो ये जो के का जो मान है, के का जो मान है वो के का मान क्या है, तो ये तुमको याद रखना है। तो के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं इसको, जीरो नहीं बोलते, एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो निर्वात, जहाँ पे बिल्कुल हवा पानी कुछ नहीं है, तो निर्वात के अंदर जो विद्युतशीलता होगी उसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, बराबर। तो ये एप्सिलॉन जो होता है वो विद्युतशीलता होती है और एप्सिलॉन नॉट जो होती है वो निर्वात के अंदर विद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है। तो अब इसका जो मान है टोटल, के का मान कितना होता है, तो के का मान कांस्टेंट होता है, वो तुमको याद रखना है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये तो ये के का मान होता है। अब के का मान ये होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान भी यही होगा। तो तुमको बोलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, तो तुम बोलोगे 9 × 10⁹ और के का मान क्या है, तो वो भी क्या होगा 9 × 10⁹, ठीक है। तो ये इसी को अपने क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता बोलते हैं, आपेक्षित विद्युतशीलता, ठीक है, आपेक्षित विद्युतशीलता, जिसको अपने डिनोट करते हैं ER से। ER इसको बोलते हैं आपेक्षित विद्युतशीलता, और ठीक है, फिर एक होता था एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन R बोलते हैं, इसको एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो निर्वात में विद्युतशीलता, एप्सिलॉन R मतलब ये होता है आपेक्षित विद्युतशीलता। अब आपेक्षित विद्युतशीलता का मतलब होता क्या है, समझना इसको ध्यान से, ठीक है। देखो, आपेक्षित विद्युतशीलता मतलब होती है, बहुत अलग अलग तरह की विद्युतशीलता होती है। हवा के अंदर है तो हवा के अंदर विद्युतशीलता अलग होगी, पानी के अंदर विद्युतशीलता अलग होगी, कोई निर्वात है तो निर्वात के अंदर विद्युतशीलता अलग होगी। तो अलग अलग माध्यम में अलग अलग तरह की विद्युतशीलता होगी, ठीक है। तो अब तुमको बोले कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम के बीच का तुमको कंपैरिजन करना है, तो वो कंपैरिजन जो है वो आपेक्षित विद्युतशीलता के अंदर कर सकते हो। लेकिन इस कंपैरिजन में एक चीज़ क्या होती है, फिक्स होती है कि निर्वात की विद्युतशीलता तुमको लेना ही है, निर्वात की विद्युतशीलता तुमको लेना ही है। तो तुमको ऐसा बोल दे कि तुमको हवा और निर्वात के बीच में विद्युतशीलता फाइंड करनी है, ठीक है। तो विद्युतशीलता का फॉर्मूला है एप्सिलॉन R। अब निर्वात की विद्युतशीलता हमेशा नीचे ही आएगी, एप्सिलॉन नॉट। अब तुमको हवा की विद्युतशीलता ज्ञात करनी है तो ऊपर लिख दो E मतलब एयर। तो ये जो है वो अपेक्षित विद्युतशीलता होगी। मतलब अपेक्षित विद्युतशीलता मतलब क्या, एक माध्यम की विद्युतशीलता का दूसरे माध्यम की विद्युतशीलता से भाग करेंगे तो इसको अपने बोलेंगे अपेक्षित विद्युतशीलता। अब मान लो कि तुमको निर्वात के साथ में पानी की ज्ञात करनी है, निर्वात के साथ में पानी की ज्ञात करनी है, तो ER तो वो का वही आएगा। अब की फिर ले लो अपने एप्सिलॉन नॉट, ये तो फिक्स रहेगा, और ऊपर आ जाएगा EW वाटर, पानी की विद्युतशीलता। तो इस तरह से तुम कोई भी चीज़ की विद्युतशीलता ज्ञात करनी है तो अपेक्षित विद्युतशीलता से ज्ञात कर सकते हो। तो अब तुमको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा है, किसी माध्यम की निर्वात की सापेक्ष विद्युतशीलता को आपेक्षित विद्युतशीलता बोलते हैं। तो एप्सिलॉन R इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको अपने ऊपर लेके जाए तो E बराबर ER E नॉट हो जाएगा, ठीक है। मतलब
दो कोई भी विद्युतशीलता के बीच में कंपैरिजन करना है तो उसको अपेक्षित विद्युतशीलता अपने बोल सकते हैं। ठीक है, अब दो आवेशों के निर्वात में लगने वाला बल, निर्वात में लगने वाला बल बोला है निर्वात, इसलिए यहाँ पे आएगा के की जगह पे आएगा 1/4πε0 बराबर। निर्वात बोलते हैं तो निर्वात का मतलब ही क्या होता है, ε0। तो अपना जो फॉर्मूला है, अपना ये जो फॉर्मूला है के बराबर 1/4πε0, तो ये क्या है निर्वात के लिए, तो के की जगह पे 1/4πε0 लिखोगे। लेकिन कोई माध्यम में उपस्थित है, कोई माध्यम में उपस्थित है तो यही के की जगह पे आ जाएगा, के बराबर 1/4πε आ जाएगा। ठीक है, तो माध्यम में होगा तो एप्सिलॉन होगा, कोई भी माध्यम हो सकता है, और निर्वात के अंदर होगा तो ε0 लगेगा बराबर। तो ये जो विद्युतशीलता होती है वो माध्यम पे निर्भर करती है, कौन से माध्यम में अपने ये बल लगा रहे हैं। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है कि ये जो बॉक्स दिया हुआ है ये वाला, तो इस बॉक्स में तुम ध्यान से देखो तो अलग अलग माध्यम और अलग अलग तरह के अपेक्षित विद्युतशीलता के मान दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखो निर्वात में अपेक्षित का मान 1 होता है, वायु हवा में 1.0006 होता है। ठीक है, जल के अंदर 81 होता है, फिर माइका एक तरह का कांच जैसा होता है 3 to 6 होता है, कांच में 5 to 10 होता है, पीवीसी जो पाइप होती है उसमें 4.5, और धातु के अंदर इन्फिनिटिव होता है, सर्वाधिक होता है। तो ये 1 मार्क्स में पूछते हैं तो तुमको याद रखना है कि सबसे कम अपेक्षित विद्युतशीलता होती है निर्वात के अंदर, और सबसे ज़्यादा अपेक्षित विद्युतशीलता होती है धातु के अंदर। अब तुमको बोले कि अपेक्षित विद्युतशीलता ज़्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए। ठीक है, तो अपेक्षित विद्युतशीलता में क्या है कि ER, ठीक है, तो अपेक्षित विद्युतशीलता का मान निर्भर करता है कि वो कौन से माध्यम में बल लग रहा है। ठीक है ना। तो तुमको एक बात तुमको याद रखनी है कि जितनी कम अपेक्षित विद्युतशीलता होगी उतना ही उनके बीच में लगने वाला बल ज़्यादा होगा। ठीक है, चलो इसके बाद में आवेश का मात्रक। ठीक है, तो आवेश का मात्रक जो है सबसे पहले MKS में पढ़ते हैं। MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड में। तो अपने को पता है कि फॉर्मूला जो है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R²। अब अपने मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि अपने को पता है कि फॉर्मूला है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, अब मैं क्या मानता हूँ कि दो आवेश है, इन दोनों आवेश के बीच की दूरी R मैं मान लेता हूँ 1 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे जो आवेश है Q1 और Q2 ये दोनों आवेश समान है, और दोनों का जो आवेश का मान है वो 1 कूलम है। ठीक है, तो इन दोनों की जगह तो आ जाएगा 1, नीचे भी आ जाएगा 1, और 1/4πε0 बचेगा। तो 1/4πε0 का मान कितना है, तो 9 × 10⁹। तो इसका मतलब क्या हुआ कि F जो है वो 9 × 10⁹ के बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ पे आवेश भी एक ही है 1 है, और दूरी भी 1 है, तो 1 तो काउंट नहीं होगी। तो अपना F का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा 9 × 10⁹। कब होगा, जब कोई भी वस्तु ऐसी जगह पे है, ऐसी जगह पे बल लग रहा है जहाँ पे आवेश Q1 और Q2 1 कूलम हो और दोनों आवेश के बीच की दूरी 1 मीटर हो, तो उसके उन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल होगा वो 9 × 10⁹ होगा बराबर। अब ये अलग अलग तरह के यहाँ पे
फॉर्मूले दिए हुए हैं अलग अलग तरह के। तो 1 माइक्रो कूलम होता है तो 10⁻⁻6 कूलम होता है, 1 नैनो कूलम होता है तो 10⁻⁻9 कूलम होता है, और 1 पिको कूलम होता है तो 10⁻12 कूलम। और इसी तरह ये CGS में दिया हुआ है, ठीक है। और ये अदर यूनिट है, तो ये तुमको खाली ध्यान में रखना है, ठीक है, अलग अलग तरह के यूनिट। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। ये जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। इसको तुमको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है, तो इसका बेसिक जो है वो मैं तुमको समझाता हूँ। देखो, दोनों जो आवेश होते हैं, दो आवेश है Q1 और Q2। अब इन आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल जो होता है वो हमेशा सेंटर से लगता है, ठीक है, यहाँ से आता है ये। तो दो आवेशों के बीच में जो कूलाम बल जो लगता है वो ये जो रेखा होती है इसी रेखा में लगता है, ठीक है। अब ये बल जो है वो Q1 से Q2 की तरफ भी जा सकता है, Q1 से Q2 की तरफ भी जा सकता है, और Q2 से Q1 की तरफ भी जा सकता है, बराबर। अब ये निर्भर करता है कि Q1 का आवेश ज़्यादा है या Q2 का आवेश ज़्यादा है, इस पर निर्भर करता है। अब इसमें क्या है कि दोनों जो आवेश है समान प्रकृति के, समान प्रकृति मतलब ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो दोनों के बीच में लगने वाला बल जो है वो प्रतिकर्षित होगा, ठीक है। और दोनों के बीच में आवेश जो है वो विपरीत प्रकृति के, मतलब ये प्लस और ये माइनस है, तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला जो बल होगा वो आकर्षित होगा, बराबर। अब इसमें क्या होता है कि सदिश रूप में हम पढ़ते हैं, तो सदिश रूप में इसको डिनोट करेंगे F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R², और इसके साथ में R वेक्टर इसको बोलते हैं, ठीक है, मतलब R सदिश इसको बोलते हैं अपने R वेक्टर, ठीक है। ये लगाना बहुत जरूरी है जब अपने सदिश रूप में ज्ञात करते हैं। इसको एकांक सदिश बोलते हैं, ठीक है। अब ये एकांक सदिश बताता है कि ये जो बल है वो एक निश्चित दिशा में लग रहा है। अपने को पता है कि सदिश कब बोलते हैं, जब कोई भी एक निश्चित दिशा में जा रहा हो, गति कर रहा हो, ठीक है ना, जैसे विस्थापन है, ठीक है ना। तो इस तरह से अपने क्या बोलेंगे कि ये कूलाम का नियम सदिश रूप ज्ञात करें, इसलिए R वेक्टर लगाना जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है कि इसके टॉपिक में दो चीज़ें तुमको बहुत ध्यान देनी है, ठीक है। तुमको वो 2 पॉइंट जो है वो तुमको समझना है, क्योंकि तुम पूरा पढ़ लेते हो, रट लेते हो, लेकिन वो 2 पॉइंट के बारे में तुमको पता ही नहीं होता, ठीक है। तो इसके अंदर 2 पॉइंट ये है, एक होता है स्रोत आवेश, स्रोत आवेश, ठीक है, और एक होता है परीक्षण आवेश, ठीक है। ये दोनों जो है वो तुम्हारे मैंने जो नोट्स दिए उसके अंदर लिखा हुआ है, स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश। स्रोत आवेश का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई आवेश जो बल लगा रहा हो, मतलब उसमें से बल बाहर निकल रहा हो, ठीक है। और परीक्षण आवेश मतलब ऐसा आवेश जिसके ऊपर ये वाला बल लग रहा है, ये वाला बल जिसके ऊपर लग रहा है, ठीक है। अब उदाहरण के लिए बताओ, जैसे पृथ्वी है और कोई भी इंसान है, ठीक है, या पूरा ब्रह्मांड, दुनिया, लोग है, वो पृथ्वी के ऊपर है। तो जो पृथ्वी है, अब सिंपल सी बात है कि पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा है, मतलब उसके ऊपर वो उसके अंदर जो बल होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। इंसान है, उसका द्रव्यमान कम है, तो उसके अंदर जो बल होगा वो पृथ्वी के कंपेयर में कम होगा। तो पृथ्वी जो है वो अपने ऊपर बल लगा रही है, ठीक है ना। तो पृथ्वी अपने ऊपर बल लगा रही है, तो वो हुआ स्रोत आवेश। स्रोत मतलब जहाँ से बल निकल रहा है, ठीक है। तो पृथ्वी हो गया स्रोत आवेश। अब ये बल किसके ऊपर लग रहा है? अपने ऊपर लग रहा है, अपने को अनुभव होता है, अपने ऊपर उड़ नहीं सकते, ठीक है। ऊपर जाना हो तो
अपने को बहुत ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, तो अपने ऊपर वो बल लग रहा है, अपने को अनुभव होता है कि हाँ अपने के ऊपर कुछ ना कुछ तरह का बल लग रहा है, तो अपने जो है वो परीक्षण आवेश हो गए, अपने हो गए परीक्षण आवेश। मतलब तुमको ये याद रखना है कि ऐसा कोई आवेश जो उसके अंदर से बल निकल रहा है, तो वो हो गया स्रोत आवेश, और वो बल किसी दूसरे आवेश पे अनुभव हो रहा है, तो उसको अपने बोलेंगे परीक्षण आवेश। तो ये टॉपिक तुमको एकदम क्लियर होना था, जो अब हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखोगे तो तुम देखो एक Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है, इन दोनों के बीच की दूरी R है। अब इसमें क्या है कि अपने क्या मानते हैं, देखो मैं ऐसे समझाता हूँ, ये Q1 आवेश, ये Q2 आवेश, इन दोनों के बीच की दूरी R है। अब मान लेते हैं कि Q1 आवेश प्लस है और Q2 आवेश भी प्लस है, दोनों प्लस आवेश है, तो दोनों प्लस आवेश है, इन दोनों के बीच में जो बल होगा वो प्रतिकर्षित होगा, तो प्रतिकर्षित बल होगा तो बल जो है वो दोनों जो है विपरीत दिशा में लगेगा, तो इसका जो बल है वो इस साइड लगेगा और इसका जो बल है वो इस साइड लगेगा। अब अपने को बताना है कि ये बल जो है इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो ये बल जो है इसके Q2 चार्ज पे बल लग रहा है और वो उसके विपरीत दिशा में जा रहा है, किसकी वजह से लग रहा है, Q1 की वजह से। तो Q1 आवेश की वजह से Q2 आवेश पे एक तरह से बल लग रहा है और वो उसके विपरीत दिशा में जा रहा है, तो इसीलिए इसके बल का जो मान होगा वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, बल 1 से 2 की तरफ जा रहा है, Q1 से Q2 की तरफ जा रहा है, तो इसीलिए इसको कैसे लिखेंगे, F1 और 2 उल्टा लिखेंगे, F1 2, मतलब इसके ऊपर F के ऊपर जो ये वाला जो बल है वो किसकी वजह से लग रहा है, Q1 आवेश की वजह से। किस पे लग रहा है, Q2, मतलब यहाँ पे इस कंडीशन के लिए Q1 जो है वो स्रोत आवेश हो जाएगा, Q2 जो है वो परीक्षण आवेश हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर बल अनुभव हो रहा है, मतलब 1 से 2 जा रहा है, मतलब F21 हो जाएगा, बराबर। इसी तरह अब इस साइड वाला बल, लेफ्ट साइड वाला बल, अब लेफ्ट साइड वाला बल भी क्या हो रहा है, उसके विपरीत दिशा में जा रहा है, तो विपरीत दिशा में जा रहा है, तो अब यहां पे क्या होगा कि ये लेफ्ट साइड वाला जो बल है इसके ऊपर भी एक तरह का बल लग रहा है, इसीलिए वो बाहर जा रहा है। किसकी वजह से लग रहा है, Q2 की वजह से लग रहा है, Q2 की वजह से लग के किस पे लग रहा है, Q1 की वजह से लग रहा है, तो यहाँ पे Q2 जो है वो स्रोत आवेश हो जाएगा, Q1 जो है वो परीक्षण आवेश, मतलब कहाँ से निकल रहा है, 2 से निकल रहा है, कहाँ जा रहा है, 1 पे जा रहा है, बराबर। तो 2 से निकल रहा है और 1 पे जा रहा है, मतलब यहाँ पे बल होगा F12 और यहाँ पे बल होगा F21, मतलब दोनों जो बल है समान है, ठीक है, लेकिन दोनों जो है विपरीत दिशा में जा रहे हैं, इसीलिए ये वाला F12 बल और F2 बल 21, ये 12 और 21 इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों जो है आवेश के परिमाण समान है लेकिन दिशा अलग है, ये 1 से 2 की तरफ जा रहा है, ये 1 से 2 की तरफ जा रहा है और ये 2 से 1 की तरफ जा रहा है, इसलिए यहाँ पे देखो नोट्स के अंदर लिखा हुआ है कि F21 मतलब क्या होता है, Q2 पर Q1 द्वारा आरोपित बल, मतलब Q1 जो है वो Q2 के ऊपर बल लगा रहा है, तो इसलिए F21 बोला। इसी तरह F12 मतलब Q1 पर Q2 द्वारा आरोपित बल, इसीलिए अब देखो इसको इस तरह से लिखा है। अब इस तरह से कैसे लिखना है, तो ये तुमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम जैसा लिखो वैसे तुमको लिखना है। जैसे मान लो तुम F21 का सूत्र लगाना है, तो K तो ऐसा का ऐसा, Q1 Q2 भी ऐसा का ऐसा, R² भी ऐसा। अब वेक्टर जब तुम लगाओ तो जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में वेक्टर। अब F21 लिखा है ना, तो यहाँ पे 21 वेक्टर लिख देने का, 21 वेक्टर लिख देने का, ठीक है ना। अब जैसे कि तुमको ऐसा लिखा है, तो देखो मैं फिर से एक बार समझाता हूँ, F12 वेक्टर, तो इसका फॉर्मूला होगा K Q1 Q2 अपॉन R² और यहाँ पे F12 है, इसीलिए यहाँ पे लिख दूंगे R12 कैप, ठीक है। इसी तरह अब दूसरा बल विपरीत दिशा में F21 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ये तो सब सेम टू सेम ही आएगा, K Q1 Q2 अपॉन R², खाली यहाँ पे अब 21 है तो R21
कैप, बस पीछे वाला जो है वो तुमको आगे वाला हो उसके अनुसार तुमको लिख देना हो। तो ये दोनों सूत्र आ गए। अब दोनों सूत्र में कैसा है कि दोनों F12 और F21 जो है परिणाम बराबर है लेकिन दिशा जो है विपरीत है। परिणाम बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है, इसलिए दोनों के बीच में एक को माइनस कर देंगे क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहा है। तो F21 इक्वल टू माइनस F12, मतलब ठीक है, तुम इसको इस साइड माइनस लगाना तो भी लगा सकते हो, कोई भी साइड माइनस लगाना हो लगा सकते हो, खाली तुमको बस एक बात ध्यान रखना है कि एक साइड जो है वो माइनस लगाना। ऊपर भी देखो R12 कैप इक्वल टू माइनस R21 कैप, तो यहाँ पे भी माइनस क्योंकि दोनों की दिशा विपरीत है। तो तुम इसको ऐसा भी लग सकते हो कि माइनस R12 कैप इक्वल टू R21 कैप, कोई भी साइड तुम जो है वो माइनस लगा सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में है अध्यारोपण का सिद्धांत। ये जो अभी अपने ने पढ़ा वो का वही है। अध्यारोपण का सिद्धांत भी एग्जाम में पूछते हैं, 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं कभी कभार अध्यारोपण का सिद्धांत। अब अध्यारोपण का सिद्धांत में क्या है कि मान लो कि तुम्हारे पास में बहुत सारे आवेश हैं, ठीक है, बहुत सारे आवेश हैं, एक है Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। अब इन सब का बल जो है, सबके अलग अलग आवेश है, अब इन सब का तुमको कूलाम बल ज्ञात करना है। तो कूलाम बल जैसे Q0 Q1 के बीच में, Q1 से Q2 के बीच में, Q2 से Q0 के बीच में, इस तरह से हर एक 2 आवेशों के बीच में तुमको बल, तो इन सब का परिणामी बल, परिणामी कूलाम बल तुमको ज्ञात करना है। तो परिणामी कूलाम बल कैसे ज्ञात कर सकते हो? तो तुम अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी कूलाम बल जो है वो ज्ञात कर सकते हो। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से तुम परिणामी कूलाम बल ज्ञात करोगे तो उस कूलाम बल में कुछ नहीं है, तुम ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ पे देखो ये वाला जो बीच में, ठीक है, यहाँ पे जो है एक अपने को एक्स वाई और जेड दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अलग अलग तरह के आवेश है, Q1 Q2 Q2 Q3 से लेके Qn। अब इनका यहाँ से बीच में ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो R1 R0 R2 Rn ये अलग है। तो अपने क्या करते हैं, Q0 को परीक्षण आवेश मान लेते हैं, ठीक है, मतलब इसके ऊपर परीक्षण हो रहा है, मतलब तुमको क्या करना है, Q0 आवेश सब में कॉमन रखना है। तुम किसी को भी रख सकते हो लेकिन अपने क्या करते हैं कि Q0 जो है वो सबसे पहला वाला आवेश है तो इसको कॉमन रख देते। तो यहाँ पे देखो पहली कंडीशन मैं लेता हूँ, देखो ये पहला वाला तो Q1 है, ये Q0 है या R0 है, R1 है, तो इसका मैंने फिगर यहाँ पे बना दिया, देखो R0 Q0 Q1 Rn। तो अब देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो देखो अपने को पता है कि R0 का डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि वो बीच में और R1 है। तो अपने ये वाला का दूरी ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, R0 माइनस R1, तो ये आ गया R0 माइनस R1 बराबर। तो ये अलग अलग तरह के आवेश है, तो उसका अपने को अध्यारोपण का सिद्धांत ज्ञात करना है। तो अलग अलग तरह के आवेशों को, अलग अलग तरह से आवेशों को जोड़ के अपने परिणामी बल का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो सबके लिए अलग अलग है, ये देखो Q0 Q1 के लिए वही फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो वही फॉर्मूला में Q0 Q1 अपॉन R0 R1 का क्यूब R0 R1, ठीक है। अब ये फॉर्मूला सबको जोड़ के बना। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे क्यूब कैसे आया, तो क्यूब इसलिए आया, एक छोटा सा तुम याद रखना, देखो आर कैप यहाँ पे नहीं है, देख लो तुम, कैप में नहीं है कोई भी, ठीक है ना। तो कैप में नहीं है तो इसमें क्या होता है कि जब कैप तुम हटाते हो, तो यहाँ पे आता है आर वेक्टर अपॉन आर मोड, आर वेक्टर का मोड, ये इसका फॉर्मूला है, आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर मोड, ठीक है। तो तुम कोई भी यहाँ पे लिखोगे तो जैसे कि यहाँ पे तुमको, जैसे कि इसके हिसाब से तुमको कोई लिखना है, इसके हिसाब से, तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, एफ, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आवेश Q0 और Q1 है, तो Q0 Q1 अपॉन, अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी है R0 माइनस R1, तो तुम लिखोगे R0 माइनस R1, ठीक है, ये लिख दिया।
अब इसका स्क्वायर है। अब यहाँ पे क्या आएगा, वही सेम टू सेम R0 माइनस R1 का कैप आएगा। ठीक है, तो अब तुमको पता है कि कैप हटाओगे तो क्या आएगा, तो तुमको पता है कि R0 माइनस R1 इसका कैप हटाओगे तो आएगा R0 माइनस R1 का वेक्टर अपॉन R0 माइनस R1 का मोड। अब इसकी जगह पे ये रख दो, तो तुम क्या देखोगे, R0 माइनस R1 का स्क्वायर तो है ही, अब ये आ जाने के बाद में R0 माइनस R1 भी आ जाएगा, मतलब क्यूब हो जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, R0 माइनस R1 का वेक्टर। तो लास्ट वाला क्या आएगा, लास्ट वाला आएगा F बराबर Q0 Q1 अपॉन R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब देखो ये 2 और एक 3, अब देखो ये मोड में नहीं है तो इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, ये भी मोड में हो जाता है, तो R3, और ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा R0 माइनस R1 क्या, बस ये लास्ट वाला। तो ये 2 आवेशों के बीच में है, Q0 और Q1 के बीच में, तो ये वाला सूत्र है। इसी तरह Q0 Q2 के बीच में बल हो जाएगा, Q0 Q2 के बीच में, इसी तरह Q0 Qn के बीच में, तो सबको ऐड करके तुम कर सकते हो। ठीक है, तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो इस अध्यारोपण के सिद्धांत से तुम कोई भी आवेश हो, अलग अलग तरह का आवेश है, उनका परिणामी बल का योग हमेशा सदैव के योग में मिलेगा।